हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन और उत्तर प्रदेश की जलवायु को डिटेल में चर्चा किया था। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ या फिर सॉइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहले इसकी हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में एक हमारा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मृदा की परिभाषा या फिर सॉइल की डेफिनेशन देख लेते हैं। भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है उसे हम मृदा कहते हैं। तो देखिए मृदा का निर्माण कैसे होता है। जो चट्टानें होती हैं उन्हीं के टूटने फूटने या फिर हम बोले अपक्षय अपरदन के द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है मृदा की। उत्तर प्रदेश की मृदा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। तो जो यूपी में जो भी मृदा पाई जाती है इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। तो देखिए एक है पर्वत पदीय मृदा, एक है मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा और अगली है दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदा या फिर बुंदेलखंडी मृदा। तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश की मृदा को। आप मैप में भी देख सकते हैं, एक पर्वतीय मृदा है, एक मैदानी मृदा है और एक बुंदेलखंडी क्षेत्र की मृदा है। अब इनके भी कुछ टाइप हैं तो उनको हम देख लेते हैं। जो पर्वत पदीय मृदा है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है भावर क्षेत्र की मृदा और एक होती है तराई क्षेत्र की मृदा। जो मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा है ये 5 प्रकार की होती है। एक होती है जलोढ़, जलोढ़ के भी 2 टाइप होते हैं, एक खादर मृदा होती है और एक बांगर होती है। एक है लवणीय तथा क्षारीय मृदा, एक है मरुस्थलीय मृदा, एक है काली मृदा और एक है भून मृदा। तो ये 5 टाइप होते हैं मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा के हैं। इसके अलावा जो दक्षिण के बुंदेलखंडी क्षेत्र की मृदा है वो भी 5 प्रकार की होती है। एक होती है लाल मृदा, एक होती है परवा मृदा, माण मृदा, राकन मृदा और भोंड मृदा। तो ये 5 टाइप होते हैं दक्षिण के बुंदेलखंडी मृदा के। तो इन सभी मृदाओं को हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत पदीय मृदा या फिर जिसे हम भावर या फिर तराई क्षेत्र की मृदा भी बोल सकते हैं। तो देखिए पहले हम भावर क्षेत्र की मृदा को डिस्कस करते हैं। यह मृदा हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए भारी निक्षेपों के कारण निर्मित हुई है। फलस्वरूप यहाँ पर कंकड़ पत्थर व मोटे बालुओं की अधिकता होती है। इस क्षेत्र की मृदा काफी छिछली होती है जिसके कारण यहाँ पर पानी शीघ्र नीचे चला जाता है। तो देखिए जो भावर क्षेत्र है हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है फिजिकल डिवीजन में, है ना। यहाँ पर जो मृदा होती है बहुत अच्छी नहीं होती है, मोटे कंकड़ पत्थर और चट्टानों के यहाँ पर निक्षेप मिलते हैं। इसको हमने फिजिकल डिवीजन में डिटेल में चर्चा किया था कि जैसे ही नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे प्रवेश करती हैं तो बड़े बड़े जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं उनका निक्षेप पर्वत परीय क्षेत्रों में कर देती हैं। यह मृदा कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है। यहाँ पर ज्यादातर झाड़ियाँ और वन पाए जाते हैं ना। तो कृषि कार्य के लिए बहुत अच्छी मृदा ये नहीं है, अनुपयुक्त है। इसके अलावा यहाँ पर झाड़ी व वन पाए जाते हैं। अगली है तराई क्षेत्र की मृदा। भावर के समांतर दक्षिण में नमी युक्त दलदली जो क्षेत्र है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। इस मृदा का निर्माण हिमालयी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए महीन कणों के निक्षेप से होता है। मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है ना। तो देखिए जब नदियां भावर क्षेत्र से आगे चलती हैं तो कुछ छोटे छोटे कण अपने साथ बहा करके ले जाती हैं और उन्हीं कणों के निक्षेप से तराई क्षेत्र की मृदा का निर्माण होता है। तराई क्षेत्र में नदियां धरती पर प्रकट हो जाती हैं, यहाँ पर महीन कणों के निक्षेप मिलते हैं। तो देखिए जो तराई क्षेत्र होता है यहाँ पर क्या होता है, नदियां वापस से प्रकट हो जाती हैं, एपियर हो जाती है। मैंने आपको बताया था फिजिकल डिवीजन में कि भावर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में नदियां वापस से दिखाई देने लगती हैं या फिर एपियर हो जाती हैं और यहाँ पर महीन कणों के निक्षेप मिलते हैं। वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि कृषि योग्य बना ली गई है। इस क्षेत्र में गन्ने एवं धान की खेती होती है तथा उपयुक्त दशा यहाँ पर पाई जाती है खेती के लिए। कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर जूट की कृषि भी की जाने लगी है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। अगली है मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा। पहली है जलोढ़ मृदा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी मृदा आती है, बांगर और खादर। तो पहले हम खादर को समझते हैं जिसे हम नवीन जलोढ़ और कछारी मृदा भी कहते हैं। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। पॉप मिट्टी, कीचड़, बालू से इस मृदा का निर्माण हुआ है। इसके अलावा इसमें जो पदार्थ होते हैं चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जैव तत्व, ये सभी तत्वों की इसमें अधिकता होती है। ठीक है, तो चूने की अधिकता होती है, पोटाश की अधिकता होती है और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और सर्वाधिक अच्छी कोई मिट्टी मानी जाती है तो नवीन जलोढ़ ही मानी जाती है जिसे हम खादर भी बोलते हैं। विशेषताओं की बात करें, यह हल्के भूरे रंग की छिद्र युक्त महीन कणों वाली मृदा होती है। तो इसका रंग हल्का भूरा होता है और ये काफी महीन होती है। इसकी जल धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ना। जल को सोखने की या जल धारण करने की क्षमता इसकी बहुत अधिक होती है
उर्वर शक्ति बहुत अधिक होती है ना, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इसे बलुआ सिल्ट, बलुआ दोमट, मटियार और मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इसके अन्य नाम है, आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं बांगर की, जिसे हम पुरानी जलोढ़ भी बोलते हैं। देखिए इसका निर्माण कब हुआ है? प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। कॉप मिट्टी, कीचड़, बालू से इसका निर्माण हुआ है। पदार्थ की बात करें तो नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी इसमें पाई जाती है। विशेषताओं की बात करें तो इस मृदा के नीचे चूने की गांठ मिलती है, जिसे कंकर कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि किस मिट्टी में चूने की गांठ मिलती है, तो बांगर में मिलती है। इसके अलावा कंकर किससे कहा जाता है? तो जो चूने की गांठ मिलती है उसे ही कंकर कहा जाता है। तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के दे सकता है, आपको याद रखना है। उर्वरा शक्ति इसकी कमजोर होती है ना। यदि हम खादर से इसको कंपेयर करेंगे तो इसे पुरानी जलोढ़ इसलिए कहा जाता है कि ये काफी समय पुरानी मिट्टी है जो नदियों के द्वारा लाई गई थी, इसलिए इसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है और इस मिट्टी का नवीनीकरण नहीं होता है। इसे उपहार मृदा, दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये है बांगर। जब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे तब भी हमने इस क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था ना। देखिए जो खादर क्षेत्र होता है यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जो बांगर क्षेत्र होता है यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैंने मैप भी बनाया है। देखिए ये नदी है यहाँ पर, है ना। नदियों के जो पास में जो मिट्टी पाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे? खादर, क्योंकि खादर क्षेत्र में मृदा का नवीनीकरण हर साल होता है। और जो दूर का क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं बांगर। ये नदियों से दूर का क्षेत्र होता है, यहाँ पर हर साल मृदा का नवीनीकरण नहीं हो पाता है। तो ज्यादा फर्टाइल कौन सी होती है? खादर मृदा, जिसे हम नवीन जलोढ़ बोलते हैं, और उससे कम थोड़ा उपजाऊ कौन सी होती है? बांगर मृदा, जिसे हम पुरानी जलोढ़ कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लवणीय व क्षारीय मृदा की। प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र कम उपजाऊ होने के कारण किसानों ने भूमि में अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया। कुछ उर्वरक तो मृदा में घुल गए, लेकिन कुछ उर्वरक पानी के साथ बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए, जिससे एक नई मृदा का निर्माण हुआ, जिसे हम लवणीय व क्षारीय मृदा कहते हैं, है ना। देखिए लवणीय और क्षारीय मृदा क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो बांगर क्षेत्र होता है या फिर बांगर मृदा होती है वो कम उपजाऊ होती है खादर की अपेक्षा। तो इस मिट्टी में किसानों के द्वारा उर्वरकों का बहुत ज्यादा यूज किया गया, जिससे कुछ उर्वरक तो क्या हुए? मिट्टी में घुल गए, लेकिन कुछ उर्वरक पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, और इससे एक बिल्कुल नई मिट्टी का निर्माण हुआ, जिसे हम लवणीय और क्षारीय मिट्टी कहते हैं, जो कि बंजर टाइप की मिट्टी कहलाती है। अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में ऊसर भूमि पाई जाती है ना। ऊसर भूमि से मतलब यही है, लवणीय और क्षारीय मृदा यहाँ पर पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में देखिए मैंने आपको मैप में भी बताया है, ये मिट्टी पाई जाती है। ऊसर भूमि को रेह, बंजर, कल्लर नामों से भी जाना जाता है। तो जो ये ऊसर मिट्टी होती है, ऊसर भूमि होती है, इसे रेह, बंजर, कल्लर अन्य नामों से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। मिट्टी में खारापन, क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम मृदा की कठोर परत बनने से रोकता है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या होती है, इसे दूर करने के लिए हम किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऊसर या बंजर भूमि वह भूमि होती है जिसमें लवणों की अधिकता होती है। ऐसी भूमि में बहुत कम उत्पादन देखने को मिलता है ना। तो ये जो भूमि होती है ना, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ऊसर भूमि बोल रहे हैं। काफी कम उपजाऊ होती है, एक प्रकार की बंजर भूमि ही होती है। और यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। आगे बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा या फिर डेजर्ट सॉइल। यह मृदा शुष्क तथा आर्द्र शुष्क क्षेत्रों जैसे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, आप ऐसा बोल सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में यह मृदा पाई जाती है ना। तो देखिए मैप में भी मैंने आपको बताया, ये वाला रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है ना, जो कि राजस्थान से सटा हुआ एरिया है। इसमें लवण, फास्फोरस की अधिक मात्रा होती है, जबकि जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन की इसमें कमी हमें देखने को मिलती है। मुख्य रूप से मोटे अनाजों की इसमें खेती होती है। तो देखिए मरुस्थलीय मृदा होती है, बहुत कम उपजाऊपन होता है इसमें, मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती ही होती है। मोटे अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारे अनाज इसमें होते हैं। अगली है भूण मृदा या फिर मड सॉइल। गंगा, यमुना व इसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बालुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीले बन जाते हैं, जिसे हम भूण कहते हैं। यह मृदा हल्की दोमट बालुई होती है। तो देखिए जो गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां होती है ना, इनके जो बाढ़ के क्षेत्र होते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में 10 से 20 फीट ऊंचे टीले बन जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूण बोलते हैं। और यह मृदा हल्की दोमट बालुई होती है। बस इसके बारे में इतना याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा, नदियों के आसपास जो 10 से 20 फीट ऊंचे टीले बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम भूण बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
अगली मृदा है काली मृदा या फिर ब्लैक सॉइल। इसमें लौह तत्व व जीवाश्मों की अधिकता रहती है, जिसके कारण इसका रंग काला हो जाता है। आपको पता ही होगा ये पॉइंट। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंडी क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा हमें देखने को मिलती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल या फिर कपासी मृदा भी कहा जाता है ना। देखिए आपको पता ही होगा कि कपास की खेती सबसे अच्छी किस्म होती है काली मिट्टी में होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी बोला जाता है और करेल मृदा भी कहा जाता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है ना, तो आपको पता ही होगा रेगुर मिट्टी किससे बोलते हैं, काली मिट्टी को बोलते हैं। आगे चलते हैं, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा है ना, तो दक्षिण का जो बुंदेलखंड का पठार है वहां पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है वो देखते हैं। इस पठारी क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों की अधिकता है। इसी चट्टानों के टूटने फूटने से भौतिक और रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप इस मृदा का निर्माण हुआ है। तो ये पॉइंट मैंने पहले भी आपको बताया कि जो बुंदेलखंड का पठार है, इसके अलावा जो विंध्यन रेंज है, इसका निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। तो इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से या फिर केमिकल चेंजेस से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली आदि जिले आते हैं। तो ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इन सभी बुंदेलखंड वाले रीजन में पाई जाती है। ये देखिए मैंने आपको मैप में भी बताया, आप देख सकते हैं। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा भी कहा जाता है, तो बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है इसलिए इसे बुंदेलखंडी मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा को भौतिक एवं रासायनिक आधार पर 5 उपवर्गों में बांटा गया है ना, तो 5 भागों में बांटा गया है। पहले भी मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से 5 हैं। एक होती है लाल मृदा, एक होती है परवा या फिर पड़वा मृदा, माड़ मृदा जिसे हम माड़ भी बोलते हैं, राकड़ मृदा राकड़ भी बोलते हैं, और भोंडा मृदा। तो इन मृदाओं को एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो पहली है लाल मृदा या फिर रेड सॉइल। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। मैप में भी मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं ये जिले। इस मृदा का निर्माण बालूमय लाल विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। तो इसका निर्माण भी जो विंध्यन रॉक्स हैं उनके टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना जैसे जैव तत्वों की कमी पाई जाती है और लौह तत्वों की अधिकता भी इसमें पाई जाती है ना। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना इसकी इसमें कमी पाई जाती है और लौह तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा के क्षेत्रों में मुख्यतः दलहन और तिलहन फसलों की बुआई या फिर खेती की जाती है ना। तो जहाँ पर भी लाल मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर कौन सी फसल ली जाती है, दलहन और तिलहन फसलें ली जाती हैं। अगली है परवा मृदा या फिर पड़वा सॉइल। इस मृदा को पड़वा या फिर पड़ुआ भी कहा जाता है। ये मृदा हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय भूमि खासकर बीहड़ों में पाई जाती है ना। तो इसका नाम क्या है, पड़वा या फिर पड़ुआ है। कहाँ कहाँ पाई जा रही है, हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय क्षेत्रों में और बीहड़ों में ये पाई जाती है ना। देखिए यहाँ पर मैप में भी आपको मेंशन किया है मैंने, हमीरपुर और जालौन जिले। यह हल्के भूरे रंग की बालुई दोमट मृदा है, इसमें जैव तत्वों की कमी पाई जाती है, तो बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है और इसका रंग कैसा होता है, हल्का भूरा। इस मृदा में चने, मटर, मेंथा जिसे हम पेपरमेंट भी बोलते हैं, ज्वार, खरीफ की फसलें होती हैं। तो ये सारी फसलें इसमें ली जाती हैं। इसकी फसलें आप याद रख लेना कौन कौन सी फसलें होती है, जैसे चने की फसल होती है, मेंथा पेपरमेंट की होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। अगली है मार या फिर माड़ मृदा। इसका रंग काली या फिर रेगुर मृदा के समान चिकना व काला होता है। इसमें SI, Fe और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है ना। SI मतलब सिलिका हो गया, आयरन हो गया और एल्यूमिनियम, इन तत्वों की अधिकता होती है। यह जल के संपर्क में आने पर गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि काली मिट्टी की तरह है ये, तो काली मिट्टी में भी जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार से इसमें भी जब भी यह जल के संपर्क में आती है तो काफी गोंद के जैसे चिपचिपी हो जाती है। इस मृदा में कृषि कार्य करना काफी ज्यादा कठिन है। यह मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों बागपत, शामली, हापुड़ में पाई जाती है ना। तो कहाँ पाई जा रही है, पश्चिमी जिले। मैप में भी मैंने आपको मेंशन किया है, देख लीजिए। अगली मृदा है राकड़ मृदा या फिर राकड़ मृदा। लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा जो कि सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, राकड़ मृदा कहते हैं। इसमें तिल, खरीफ और चने, रबी की खेती की जाती है। तो किसकी खेती होती है इसमें, तिल की जो कि खरीफ की फसल है और चने की जो कि रबी की फसल है, इनकी खेती इसमें की जाती है। यह दानेदार मृदा होती है, आपको याद रखना है। एक नोट हम देख लेते हैं, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का जो pH मान है वो 6 से 7 होना चाहिए ना। तो ठीक ठाक फसल की यदि आपको बुआई करनी है तो ऐसी भूमि होनी चाहिए जिसका pH मान 6 से 7 है। तो ये एक अच्छा pH मान माना जाता है। अगली मृदा है भोंडा मृदा। इसका निर्माण विंध्यन श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। रंग में कुछ लालिमा या फिर लाल रंग होता है ना। तो कैसे इसका निर्माण हुआ है, विंध्य चट्टानों के टूटने से हुआ है और इसका रंग लाल टाइप का होता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है ना। तो मोटे अनाज की खेती होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है ये।
नोट देख लेते हैं। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूह के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। इसमें मोटे अनाज की खेती होती है और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी मुख्यतः फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, अलग से मैंने नोट में आपको लिख दिए हैं, है ना। फैक्ट हैं तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मृदा अपरदन या फिर सॉइल इरोजन क्या होता है। जल बहाव, वायु वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान पर चले जाती है, जिसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। जब नदियों का जल बहता है या फिर वायु हवा चलती है, इसके अलावा हिम के पिघलने या फिर खिसकने से जो मृदा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन मुख्यतः दो प्रकार से होता है ना। देखिए, एक होता है जलीय अपरदन और एक होता है वायु अपरदन। तो दो प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है हमें उत्तर प्रदेश में। पहले हम जलीय अपरदन या फिर वाटर इरोजन को डिस्कस करते हैं। यह अपरदन मुख्यतः पूर्वी व दक्षिणी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है ना। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है ना। सर्वाधिक यदि कोई प्रभावित क्षेत्र तो कौन सा है, तराई क्षेत्र है इससे प्रभावित। इसके अलावा पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिलता है। मृदा के जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन से कुछ ही क्षेत्र प्रभावित है। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपरदन कैसा होता है, तो जलीय अपरदन हमें देखने को मिलता है, जो कि जल के द्वारा होता है। जलीय अपरदन के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक होता है परत अपरदन और एक होता है अवनालिका अपरदन। परत अपरदन क्या होता है, देखिए परत अपरदन यह समतल खेतों में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है, जिससे किसान समझ नहीं पाता और खेत की उर्वरता कम हो जाती है ना। तो परत अपरदन हमें देखने को मिलता है खेतों में, इसलिए इससे किसान की मौत की संज्ञा भी दी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, इनमें से किसे किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है, तो परत अपरदन को किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। अवनालिका अपरदन क्या होता है, चंबल नदी के क्षेत्र में यह सर्वाधिक होता है। इसमें उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित है ना। देखिए, अवनालिका अपरदन या फिर गली इरोजन क्या होता है, जब कोई नदी, और खासतौर पर चंबल, भारत में चंबल नदी अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है। जब कोई नदी बहती है और बहुत बड़े बड़े कटाव करती है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कर देती है, उसे हम बोलते हैं अवनालिका अपरदन। इतने बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करते हैं कि एक इंसान भी उसमें से जाएगा तो दिखेगा नहीं, है ना। आपने सुना होगा चंबल के डाकू है ना, इन्हीं बीहड़ों में छुपा करते थे, जो कि चंबल नदी के द्वारा बनाए गए हैं। अवनालिका अपरदन के कारण ही आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते। तो अभी मैंने आपको बताया है ना, इन जिलों में बीहड़ों का निर्माण किया है चंबल नदी ने। अब हम डिस्कस करते हैं वायु अपरदन या फिर विंड इरोजन। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, तो मथुरा है एक और एक है आगरा। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यह अपरदन मुख्यतः प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में होता है ना। नोट देख लेते हैं, मृदा अपरदन को वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। तो एक पॉइंट याद रखना है। चलिए अब हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मृदा अपरदन के द्वारा प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण हो रहा है, तो अवनालिका अपरदन से। अभी मैंने आपको बताया, सी आंसर हो जाएगा इसका ना। चंबल नदी बहुत ज्यादा अवनालिका अपरदन करती है, आपको पता होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है, तो जो खादर और बांगर है वो जलोढ़ मिट्टी है ना। तो दो टाइप होते हैं, एक होता है खादर जिसे हम नवीन जलोढ़ बोलते हैं, एक होता है बांगर जिसे हम पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीघा है। बीघा जो है उत्तर प्रदेश में एक परंपरागत रूप से जो चली आ रही है वो भूमि मापन की इकाई है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना बुंदेलखंड रीजन में या फिर बुंदेलखंड के क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, खासतौर पर मथुरा और आगरा जो जिले हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। मैंने आपको बताया था। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो अवनालिका अपरदन से इटावा जो जिला है ना, ये सर्वाधिक प्रभावित है। इसके अलावा आगरा, इटावा, जालौन, ये भी बीहड़ों से काफी ज्यादा प्रभावित जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ककरीली और पथरीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है ना। भांवर क्षेत्र कौन सा होता है, जो सबसे ऊपर उत्तर वाला बेल्ट होता है, जो कि शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में है ना। यहाँ पर नदी जब बहती हैं तो अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर लाती हैं उनका निक्षेप पर्वत पदीय क्षेत्रों में ही कर देती है, जिसे हम भांवर क्षेत्र कहते हैं। सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए। ये भी पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराया था।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और एक खादर। खादर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको डिटेल में बताए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो जो मरुस्थलीय मृदा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में पोटास एवं चूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। राकर मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? जो राकर मृदा होती है वो तिल के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा तिल के अलावा चने के लिए भी काफी अच्छी मृदा होती है। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बताए थे। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ए नवीन जलोढ़ में जल धारण करने की क्षमता काफी अच्छी होती है ना। इसके अलावा जो काली मिट्टी होती है उसमें भी जल धारण करने की क्षमता अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है? जल अपर्दन सबसे ज्यादा होता है ना, वायु अपर्दन नहीं होता उतना। सबसे ज्यादा यदि कंपेयर करेंगे तो आप जल अपर्दन हमें देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार के अपर्दन को किसान की मौत भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परत अपर्दन को किसान की मौत भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा भी है और आगरा भी है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। वायु अपर्दन से सबसे ज्यादा मथुरा है और आगरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया था। मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है तो वनारोपण करके या फिर वृक्षारोपण करके हम इसको रोक सकते हैं। मिट्टी में खारापन क्षारीयता की समस्या का समाधान है तो क्या है? खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना। ये पॉइंट मैंने आपको अलग से बताया था कि जो खारापन होता है मिट्टी का या फिर क्षारीयता होती है उससे हम कैसे कम कर सकते हैं? तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके हम इसको कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है दक्षिण की पठारी मृदा को। लाल मृदा होती है, परवा होती है, माड़ होती है, राकर होती है और भोंडा होती है। तो ये 5 टाइप की मृदा होती है दक्षिण के पठार में। रेगुर के नाम से किस मृदा को भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी जिसे हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भोंडा मृदा में किस फसल की खेती की जाती है? तो मोटे अनाज की खेती होती है भोंडा मृदा में। अगला क्वेश्चन है, कपासी मृदा कहलाती है तो कौन सी? काली मिट्टी को हम कपासी भी बोलते हैं और रेगुर मृदा भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के कारण क्या है? तो जल निकासी का उचित प्रबंध न होना सही है। ये लवणयुक्त जल सिंचाई ये भी सही है। क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग ये भी सही। तो डी आंसर इसका हो जाएगा, ये सभी कारण जिम्मेदार है किसी भूमि के ऊसर होने के पीछे। निम्नलिखित में से लाल मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी और सी दोनों है ना। डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जिलों में लाल मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।